खास जानकार मेहर आलम जी, स्वागत है आपका हमारे बीच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शुरुआत हम कर रहे हैं कि आम को फलों का राजा कहा जाता है, तो ये क्यों कहा जाता है और क्या इसके पीछे कोई स्वाद है या कोई सांस्कृतिक कारण भी है? देखिए, मुझे याद आता है कि 1935 में नवाब अहमद सईद खां साहब ऑफ छतारी के नवाब थे, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद में चांसलर भी बने। वो एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने लंदन गए थे और वहाँ पे एक एग्ज़िबिशन थी, दुनिया के फलों की एग्ज़िबिशन थी। दुनिया भर से फल आए हुए थे, तो वो अपने साथ में रटौल के आम लेके गए थे, क्योंकि उनका ननिहाल भी उधर का था, रटौल का के आसपास का। तो वो रटौल के आम लेकर वहाँ गए थे और हिंदुस्तान को उन्होंने यानी उसकी नुमाइंदगी की थी। तो ये 1935 की उस फ्रूट एग्ज़िबिशन में इसको, रटौल आम को किंग ऑफ फ्रूट्स का खिताब दिया गया था और उसको पहला इनाम दिया गया था। तो ये जो फलों का राजा का मामला है, ये एक रेफरेंस तो वहाँ से है। पर एक मैं ज़ाती तौर पे जब सोचता हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि दुनिया का कोई फल ऐसा नहीं है जिसकी इतनी किस्में, इतनी वैरायटीज़ पाई जाती हों जितनी आम की हैं। यानी हिंदुस्तान में जो नॉन वैरायटीज़ हैं वो तकरीबन 1500, जैसा लिटरेचर में, साइंटिफिक लिटरेचर में आता है कि नॉन वैरायटीज़ हैं, और जो कल्टीवेशन जिनका हो रहा है वो तकरीबन 1000 नॉन वैरायटीज़ का कल्टीवेशन यहाँ पे अभी भी हो रहा है। तो आप सोचिए कि इतने आम, हिंदुस्तान बीइंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा अग्रणी स्थान है हमारा उत्पादन के मामले में आम के। हम सबसे ज़्यादा आम पैदा करते हैं, तकरीबन दुनिया में जितना आम पैदा होता है इसका 50% तो हम पैदा करते हैं। तो इस लिहाज से आम की जो बात है वो कहीं दूसरे फल की नहीं है, इसलिए उसको यानी एक नंबर 1 का फल, या उसको राजा या महाराजा जो भी आप कहें फलों का, वो कहना जस्टिफाइड होगा। बिल्कुल। तो हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हम लोग बैठे कहाँ हैं? देखिए, हम लोग बैठे हैं इस वक्त एक नर्सरी में, वाटिका नर्सरी है ये, और इसके ओनर हैं गालिब खान। बहुत नौजवान आदमी हैं, लेकिन उन्होंने ये नर्सरी जो डेकोरेटिव प्लांट्स की, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की जो टॉप 3 नर्सरीज होंगी उसमें ये भी पहले नंबर पे होना चाहिए इसको। और ये कि मुख्तलिफ़ मुल्कों से यहाँ इंपोर्ट करते हैं, चाइना से, वियतनाम से, स्पेन से, थाईलैंड से, और ये अपने पेड़ भी तैयार करते हैं। तो ये हम वाटिका नर्सरी में बैठे हैं। अब ये वाटिका नर्सरी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के अंतर्गत ये शाहजहाँपुर कस्बा है, जहाँ पे हम इस बाग में बैठे हुए हैं, जो वाटिका नर्सरी का ये बाग है। तो हम लोग जब फलों की खेती के बारे में बात कर रहे हैं जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भारत में जो आम की खेती है तो उसकी शुरुआत क्या पहले से हो रही है, वर्षों पहले? देखिए, फॉसिल रिकॉर्ड्स जो मिले हैं, जो नॉर्थ ईस्ट से मिले हैं, यानी जिसमें बांग्लादेश, जो उस वक्त ज़ाहिर है हिंदुस्तान का हिस्सा था, और म्यांमार और इंडिया की जो ये बेल्ट है नॉर्थ ईस्ट की, यहाँ से जो फॉसिल रिकॉर्ड्स मिले हैं, वो जो पैलेंटोलॉजिस्ट हैं, जो माहिर हैं फॉसिल्स के, उनका एक अंदाज़ा है कि हिंदुस्तान में आम 2.5 से 3 करोड़ साल पहले मौजूद था। और दूसरे साइंटिस्ट का ये कहना है कि नहीं साहब, ये तो 5 से 6 करोड़ साल पहले भी आम यहाँ पे मौजूद था। तो ये तो आम की यहाँ मौजूदगी, यहाँ पे प्रेजेंस के बारे में फॉसिल रिकॉर्ड्स और पैलेंटोलॉजिस्ट का जो अनुमान है वो मैंने आपको बताया। लेकिन बाकायदा आम की जो काश्त है, कृषि है, यानी आम को जो पैदा किया जाता है, इसका 4000 साल का एक वो है, 4000 साल पे फैला हुआ है इसकी तारीख। जबकि यूरोप में 400 साल पहले के करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, और वो भी हिंदुस्तान के ज़रिए। पोर्चुगीज़ इसको ले गए, कहीं और दूसरी जगह चला गया। तो जितना भी आम दुनिया में फैला है वो हिंदुस्तान से ही फैला है। अब आप देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जब हम खेती कर रहे थे 4000 साल से हिंदुस्तान में इसकी आम की खेती होती रही है। एक बड़ा तारीखी और बड़ा दिलचस्प अकाउंट मुझे पढ़ने को मिला कि ये जो कलमी आम होते हैं, ये कलमी आमों का चक्कर कहाँ से शुरू होता है, तो ये मुगलिया दौर से होता है। बल्कि मैं कहूँगा कि सबसे पहले
एक पोर्चुगीज़ जनरल था, जो एडमिरल भी था, स्टेट्समैन भी था, उसका नाम था अफांसो दो अल्बुकर्की, और उन्हीं के नाम पे ये आम गोवा में दरियाफ्त हुआ था। और अल्फांसो एक ऐसा आम है जो हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। इसके बाद केसर है। ये दो आम जो है, क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होती है और आमों के मुकाबले में, तो इधर यूरोप में या अमेरिका में अल्फांसो और केसर वगैरह एक्सपोर्ट होता है। देखिए, आम की तो 1500 के करीब वैरायटीज़ हैं, लेकिन मेहर आलम जी वो कौन सी 20 तरीके के जो आम हैं, 20 किस्म के जो आम हैं, उनके नाम आम दर्शकों के बीच रखना चाहेंगे जिन्हें हर भारतीय को एक बार टेस्ट ले लेना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि हम जिस गांव में बैठे हुए हैं शाहजहांपुर में, यहाँ पे आमों की ग्राफ्टेड प्लांट्स की नर्सरी का सिलसिला ये 1920 के आसपास शुरू होता है। मेरे पास एक कैटलॉग है 1927 का, वो छपा हुआ, उसमें 100 से ऊपर वैरायटीज़ डिफ़ाइन की गई हैं, उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब उसमें आप मुझसे कुछ आमों का अब एकदम मैं याद करूं तो ये जो कमर्शियल वैरायटीज़ जो आजकल भी यहाँ पे हर जगह मिलती हैं, उसमें 3-4 वैरायटीज़ हैं, जैसे दशहरी, चौसा, लंगड़ा, ये वैरायटीज़ जो हैं ज़्यादा चलती हैं, कमर्शियल वैरायटीज़ हैं। लेकिन अब जब ये इसकी छोटे किसान भी इसकी तिजारत करने लगे, तो उनको वो वैरायटीज़ कोई प्रमोट कर रहे थे जो कमर्शियली वायबल हों, जो बाज़ार की मांग के मुताबिक हों। लेकिन ये कि आज भी हमारे बागों में बहुत सारी वैरायटीज़ मौजूद हैं, जिसमें एक आम होता है हुस्न-आरा, बहुत हसीन आम होता है, ऊपर से सुर्ख होता है, नीचे से उसकी बॉडी पे येलोइश टिंच होता है, ऊपर रेड होता है, तो देखने में बिल्कुल बहुत खूबसूरत लगता है। एक यहाँ का आम जो हमारे गांव में बहुत ज़्यादा लगाया गया है और यहीं से प्रमोट हुआ है, वो है गुलाब जामुन। और तकरीबन 2 साल पहले इसी गुलाब जामुन को उत्तर प्रदेश में एक जो मेला लखनऊ में आयोजित हुआ था सरकार की तरफ से, उसमें उसको पहला इनाम मिला था। पिछली बार भी, जो पिछले साल हमारे यहाँ से एक नर्सरीमैन गए थे आमों के, तो यहाँ के एक और आम को इनाम दिया गया। आम है, और आम का जो समाज के साथ रिश्ता है, संस्कृति के साथ जो रिश्ता है, उस पर मैं आपकी एक टिप्पणी चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये आम का जो आम नाम रखा गया, ये कहाँ से हुआ? ये भी हिंदुस्तान से है, और जो इसका साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, वो भी हिंदुस्तानी ज़बानों से आया है। संस्कृत में एक लफ्ज़ है मंजरी, जिसका मतलब आम का बौर या उसके फूल है ना, उसको मंजरी बोलते हैं। तो ये मैंजीफेरा है, ये वहाँ से आया, पोर्चुगीज़ ने इसको वो किया। या मैंगो अगर कहा गया तो ये हमारी जो तमिल और मलयालम इन ज़बानों से, कर्नाटक की ज़बान से, वहाँ पे मांगे या मंगे यानी वो लफ्ज़ है आम के लिए, तो उससे मैंगो बना। तो हिंदुस्तानी ज़बानों से ही, चाहे वो आम हो चाहे वो मैंगो हो, ये इसका नामकरण भी जो हुआ है वो यहाँ से हुआ है। अब दूसरी बात ये है कि कल्चर से हमारा इसका आम का क्या रिश्ता है। आप देखते हैं कि इसका जिक्र उपनिषद में भी है, वेदों में है, सहकरा के नाम से वेदों में इसका जिक्र मिलता है। हमारे जो एपिक्स हैं उसमें उसका जिक्र है। कालिदास ने इसका जिक्र किया है एज अ मेटाफर ऑफ ब्यूटी एंड लव, ऐसे उसके मेटाफर के तौर पे सुंदरता और हुस्न और इश्क का एक मेटाफर बयान किया है। इसी तरीके से आपके हमारे जो रीति रिवाज हैं, हिंदू रीति रिवाज, उसमें देखिए आम की लकड़ी हवन में भी इस्तेमाल होती है, और जब ओकेजन्स होते हैं तो हमारे यहाँ बंधनवार भी गेट्स पर आम की पत्तियों के बनते हैं, और आम के मुख्तलिफ व्यंजन हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, बड़े शौक से खाए जाते हैं। आम की चटनी है, आम का अचार है, और आम पापड़ है, आम के जूसेस हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आम असल में हिंदुस्तान का फल नहीं है, ये हिंदुस्तान की तहजीब और हिंदुस्तान की कल्चर में इतनी रची बसी इसकी खुशबू है, इसका टेस्ट है, कि कोई भी हिंदुस्तानी आप उससे आम के बारे में बात करें तो उसको लगता है कि ये उसके रूहानी कोई गुफ्तगू हो रही है, स्पिरिचुअल कोई बात हो रही है। और इसका सिलसिला तो जनाब हमारे हज़रत गौतम बुद्ध से भी मिलता है। उनकी एक सेवा करने वाली एक थी, आम्रपाली उनका नाम था,
उन्होंने आम्रपाली ने अपना एक बाग जो उनके पास मिल्कियत में था वो गौतम बुद्ध को दान दिया, मतलब एक तोहफे के तौर पे, अकीदत के तौर पे वो उनको दिया था। और कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जो थे वहाँ पे ध्यान करते थे आम के पेड़ों के नीचे। मामला ये है कि हमारी कल्चर में नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक आम की खुशबू, आम का जायका बहुत रचा बसा हुआ है और ये हमारे हिंदुस्तानी कल्चर का एक अटूट हिस्सा है। लखी बाग कोई जगह जी है? जी जी, देखिए दरभंगा के करीब मुगल सम्राट अकबर ने 1 लाख आम के दरख्त लगाए थे और उसको लखी बाग कहा गया था इस मुनासबत से। अब मुगलों ने साहब इसको बड़ा पैट्रनाइज किया, यानी आप जहांगीर का ज़माना देखें, शाहजहां का ज़माना देखें, इवन आखिरी मुगल जो थे हमारे बहादुर शाह जफर, उनका ज़माना देखें तो वो आमों के प्रमोटर थे। सबसे पहला कलमी बाग, कलमी आमों का जो पहला बाग लगाया था वो एक अभी अब वो ज़िला शामली हो गया, पहले ज़िला मुजफ्फरनगर में वो गांव आता था किराना। तो किराना में ये 17वीं शताब्दी के शुरू में 1618 के करीब सबसे पहला कलमी बाग लगा था और ये बाग लगाया था जहांगीर के एक बड़े करीबी दोस्त जिनका नाम मुकर्रब खां था, उन्होंने। अच्छा, मुकर्रब के माने होते हैं डियरेस्ट एंड नियरेस्ट, तो हो सकता है मुकर्रब खां का असली नाम कुछ और हो, उनका ये खिताब रहा हो जहांगीर ने जो उसको मुकर्रब कहा, तो यानी वो उनके बड़े नियरेस्ट दोस्तों में से थे। और जहांगीर खुद अपनी फैमिली के साथ में, ये बाकायदा हिस्टोरिकल उस पर मौजूद है, वो यहाँ पे इसमें आए 1620, 1621 या 22 में। उन्होंने 2 विज़िट किए हैं इस बाग के, किराना में जो कलमी बाग मुकर्रब खान ने लगाया था। मुकर्रब खान जो थे 2 सूबों के गवर्नर थे, अवध के और गुजरात के। तो सबसे पहला कलमी बाग हिंदुस्तान में 1618 के आसपास लगाया गया। तो ये यानी कलमी आमों का सिलसिला है। भारत में लगभग हर स्टेट में आम होता है जी जी। हम अगर देखें तो आपके नज़र में कहाँ सबसे ज़्यादा आम के किसान जो हैं ज़्यादा इस पे काम कर रहे हैं? और इसी में जुड़ा हुआ सवाल ये है कि हम आम किसानों की चर्चा तो करते हैं जी जी नेशनल मीडिया में, तो जो आम उगाने वाले जो किसान हैं उनके जो आम का प्रोसेस है उसमें उन्हें कितनी चुनौतियाँ का सामना करना पड़ता है? आम जो सबसे ज़्यादा कोई स्टेट जो प्रदेश पैदा करता है वो उत्तर प्रदेश है जी। तकरीबन टोटल पैदावार जो हमारी है उसका 25% आम जो है उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश का नंबर है। आंध्र प्रदेश के आपने वो बैंगनपल्ली या जिसे बेनिशान कहते हैं वो आम बड़ा मशहूर है और भी है। उसके बाद में कर्नाटक का नंबर है और उसके बाद में दूसरे प्रदेश हैं, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु में भी होता है और दूसरे प्रदेशों में भी होता है। तो यहाँ तक मैंगो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स का एक वो था, वो मैंने आपसे अर्ज़ किया। अच्छा, आम का जो देखिए फ़र्क हुआ, पहले जो उत्तर प्रदेश में भी जो रईस लोग थे, जो अमीर लोग या नवाबीन थे, उनके बागात होते थे। अब जो है 10 बीघे का 5 बीघे का भी एक किसान है, उसने आम के दरख्त लगा लिए, तो आम के वो फल देने लगे, उससे उसको आमदनी होने लगी। लेकिन क्या हुआ, सन 70 के आसपास 72 के बाद में यहाँ पे पेस्टिसाइड्स का चलन शुरू हुआ। आपको मैं याद दिलाऊं कि सन 72 में स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरनमेंट के ऊपर और 5 जून को उसकी रिकमेंडेशंस जो थी वो पब्लिश की गई थी। इसीलिए सन 72 से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। तो उसमें एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि ये जो बढ़ते हुए पेस्टिसाइड्स का यूज़ है इसको ख़त्म किया जाए, इसको कम किया जाए। तो अमेरिका में, कनाडा में, वेस्ट में ये पेस्टिसाइड्स बैन होने लगे। इसमें शुरू में DDT और BHC वो थे, उनके जो दूसरे फॉर्म्स थे वो बैन हुए वहाँ पे। लेकिन हिंदुस्तान में बदकिस्मती से वो पेस्टिसाइड जो वेस्ट में बैन है वो आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ये यानी अब इतना पेस्टिसाइड्स जो है 72 के बाद में हम लोग क्योंकि थोड़ा मैंने लाइफ साइंसेस में अपना MSc किया था और रिसर्च कर रहा था, तो यहाँ अपने गांव में और इलाकों में हमने ये बात यानी उसकी चेतना पैदा करने की कोशिश की कि भाई ये नुकसानदेह है, इसको आप ना करें। इसके अलावा कुछ जो बायो पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं जिसमें नीम का
घोल हो सकता है, नीम का तेल हो सकता है, इवन गौमूत्र और इसका कंसंट्रेशन जो है उसको डाइल्यूट करके आप स्प्रे करें तो उससे भी कीट मर जाते हैं। लेकिन साहब ये जिसको कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हमारी आवाज़ जो है वो कहीं दब गई और लोगों ने नहीं सुना। आज दुनिया भर में इन चीज़ों की चर्चा हो रही है और हमारे आम का जो सेटबैक है, देखिए हम दुनिया में सबसे ज़्यादा आम पैदा करते हैं लेकिन एक्सपोर्ट में हमारा हिस्सा कितना है? 1% या बहुत 1-2 साहब ने लिखा नहीं, अब बहुत ग्रो कर गया है, 3-4% तक हुआ होगा, इससे ऊपर नहीं। तो उसकी वजह 2-3 वजहें हैं। एक तो सबसे ज़्यादा हम कितने 140 करोड़ के देश हैं, 40-50% खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा 25-30% हम खराब कर देते हैं, गल जाता है हमारा आम, ठीक है ना। और ये कि साहब चलिए कुछ और प्रोडक्ट बन गए, ये हुआ वो, लेकिन हमारा आम खराब बहुत होता है। एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो पाता ज़्यादा तादाद में? अभी जैसे जापान ने हम पे पाबंदी लगा दी, तो उनके जो मेयारात हैं, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, हम उनको पूरा नहीं करते, है ना। जो तरीके, या यूएस में हम पे पाबंदी लगाई थी एक ज़माने में, इसके अलावा यूरोप के देशों ने भी पिछले उसमें 2014 या 15 के आसपास वहाँ पाबंदी लगी, बाद में वो पाबंदी उठा ली भी गई। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इन देशों की मांग होती है कि भाई इसमें इसका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए, इसके जो असरात हैं, जहरीले असरात कम करने के लिए जापान, वेस्ट या यूएस वगैरह की जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो सेंट्रलाइज्ड हैं। तो जो एक छोटा किसान मेरे गांव में कर रहा है, वो कैसे एक्सपोर्ट कर पाएगा? तो आप सोचिए कि ये गांव इस तरह से, शाहजहाँपुर जिला मेरठ का ये वाहिद गांव है, न सिर्फ देश में, हमारे देश में, बल्कि पूरी दुनिया में, जहां का कृषि योग्य ज़मीन पर 95% सिर्फ आम के बागात हैं, लेकिन यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। कुछ लोग आते हैं दिल्ली की मंडियों से, नोएडा की मंडियों से, इवन नेपाल तक जाता था यहाँ से आम, लेकिन ये कि हम लोग को क्या है, वो फैसिलिटीज़ यहाँ आसपास नहीं है कि हम अपने आम का वैसा ट्रीटमेंट करके उसको एक्सपोर्ट कर सकें, तो हम एक्सपोर्ट में, और यही हाल दूसरे ऐसे कस्बों का होगा जहाँ पे आम बहुत हो रहा है। और लेकिन ये कि एपिडा की तरफ से या और दूसरी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, इसकी तरफ ध्यान दिया गया है और गुज़िश्ता 4-5 सालों में आम का एक्सपोर्ट बढ़ा भी है। ऐसा नहीं है कि हम कोई एक नेगेटिव पिक्चर दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम है जितना प्रोडक्शन हम करते हैं। हम मैक्सिको जो हमारे, मतलब ये कि क्या हमारे बराबर, क्या हमारे तो पासंग भी नहीं है, और वो सबसे ज़्यादा हमसे बहुत ज़्यादा आगे, यानी तकरीबन $650 का एक्सपोर्ट कर रहा। हमारा एक्सपोर्ट जो होगा हार्डली $150 का हो रहा है, US डॉलर का। तो ये फ़र्क है। तो जब हम आम की बात कर रहे हैं तो देखा कि पूरा आम हम खुद खा जा रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो क्या ऐसे में कोई और दुनिया का देश है जो हमसे बेहतर कर रहा है आम को लेकर के, मैक्सिको के अलावा? नहीं, मैं आपको बात बताता हूँ। देखिए, ये 1968 की बात है। पाकिस्तान के एक फॉरेन मिनिस्टर वहाँ से अनवर रटोल लेके गए। तो ये किस्सा मैं अभी बाद में बताता हूँ, पहले चाइना की बात कर लेते हैं। तो वहाँ ये जो मैंगो डिप्लोमेसी हम लोग इसको कहते हैं, कि वो कुछ पैकेट्स जो थे, वहाँ माओ से तुंग का ज़माना था, 60s का ज़माना, जो कल्चर रेवोल्यूशन वहाँ पे हुआ था, और माओ से तुंग जो थे वहाँ पे यानी प्रीमियर थे और एक कल्ट फिगर थे, यानी बिल्कुल एक देवता और भगवान की शक्ल में चाइनीज़ उनको पूछते थे। तो उन्होंने, पाकिस्तानियों ने ये कुछ आम भेजे अनवर रटोल वहाँ पे, तो वो उसको देख के ज़रा मुस्कुराए और उन्होंने वो आम जो थे अपने, उनके जो आसपास उनकी जो टीम रहती थी ख़ास, उनको दे दिया कि भाई देखो। अब वो आम ये हुआ कि वो जो आम ऐसा हुआ कि दफ्तरों में और उसमें, और उनके जो टीम थी, जो उनके माउस की ख़ास टीम थी, उन लोगों ने उसको लोगों को दिया, एक आम हिस्से में आया, तो लोगों ने फॉर्मल्डिहाइड में उसको प्रिजर्व कर लिया, दफ्तरों में वो रखा हुआ है, और जब ये ख़त्म हो गए तो उनके रेप्लिका बना के उन्होंने रखा, और उसके बाद में ये हुआ। और फिर उनका ध्यान चाइनीज़ का इस तरफ गया कि भाई ये तो हमें भी पैदा करना चाहिए, ये फल, ये तो माओ को पसंद आया, तो हमें इसको पैदा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे आम नहीं हो रहा था, वहाँ खुद रो आम वाइल्ड हो रहे थे, लेकिन चाइनीज़ को पता नहीं था कि ये खाए जाने वाली कोई चीज़ है।
तो 68 के बाद में वहाँ मैंगो कल्टीवेशन शुरू होता है, 1968। आज की तारीख में हिंदुस्तान के बाद में चाइना का नंबर आ रहा है। हमारे पास 4000 साल की हिस्ट्री है हैं, एक हिस्ट्री है कल्टीवेशन की। उनके पास 68 से, यानी आप समझिए कि 50 साल की हिस्ट्री है, और तब से वो नंबर 2 पे आ गए हैं। हालांकि हमसे काफ़ी पीछे हैं अभी, लेकिन कोई अजब नहीं कि वो हमारे बराबर आ जाएं अगले कुछ सालों में। तो चाइना सबसे बड़ी थ्रेट आम के मामले भी हमें महसूस होता है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान दावा करता है रटौल उसका है। हाँ हाँ, ये तो बड़ा, देखिए ये उनका ज़माना था, हमारे जनरल ज़ियाउल हक का ज़माना था। तो उन्होंने अनवर रटौल के कुछ आम जो थे मिसेस गांधी को भेजे। वो प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस इंदिरा गांधी उस ज़माने में, 81 की बात है गालिबन ये। तो उन्होंने कुछ पैकेट्स उनको भेजे, उन्होंने वो आम खाए तो बड़ा, यानी बहुत खुशबूदार, बड़ा मज़ेदार उनको लगा, उसकी तारीफ़ की गई। और टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी कि मिसेस गांधी को ये आम आए और उनको बहुत पसंद आए, और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की और ज़ियाउल हक साहब का थैंक यू किया है। अब ये खबर छपनी थी कि रटौल गांव के रहने वाले जो मेरठ में रहते थे, हमारे मरहूम दोस्त मेराजुद्दीन, डॉक्टर मेराजुद्दीन, वो अलीगढ़ में हमारे साथ पढ़ते थे, हमारे कंटेम्प्रेरी रहे हैं और पर्सनल दोस्त थे। उत्तर प्रदेश में इरीगेशन के मिनिस्टर भी रहे। तो मेराज रटौल से वहाँ के कुछ किसानों को, एक दो पॉलिटिशियंस को, एक पूरा डेलीगेशन बस भर के लोगों को मिसेस गांधी के पास पहुँच गए, और साथ में रटौल आम की पेटियाँ लेके पहुँच गए। तो उन्होंने कहा साहब हम आपसे उस वक्त में आधे घंटे की दूरी पे हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस से रटौल गांव जो था उस वक्त, यानी 80s में कोई आधे घंटे की उनको फासला था। अभी भी आधा घंटा नहीं, पौन घंटे का होगा, करीबी है, 24-25 मील का फासला। तो उन्होंने कहा साहब ये आम तो हमारा है, आपने कह दिया ये पाकिस्तानी आम है और इसकी बड़ी तारीफ़ कर दी। ये उनको ज़ियाउल हक को बताइए कि भाई रटौल गांव हमारे यहाँ है और यहीं पे इसका जन्म हुआ, और ये आम जो है आप खा के देखिए। तो उन्होंने मिसेस गांधी ने वापस उनको तोहफे में वो आम भेजे। और रटौल की ये जो किस्सा है, ये आम जो है कैसे मशहूर हुआ, यही मैं अर्ज़ करूँ कि 1905 में एक लड़का कोई इंटरमीडिएट का इम्तहान दे के गालिबन गाज़ियाबाद से कहाँ से वो अपने गांव जा रहा था। तो यही महीना था अपने जून जुलाई का। तो जब वो अपने गांव जा रहा था तो वहीं पे डोले पे, बाउंड्री पे आम का पेड़ था, उसके नीचे कुछ आम पड़े हुए थे। उसने एक आम, भूख लग रही हुई तो वो नीचे से उठाया पका हुआ आम, वो खाया तो बड़ा खुशबूदार लगा उसको, बड़ा मज़ेदार लगा। तो फिर उसने वो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी और ये सोचा कि बस मैं तो यही आम की तैयार करूँगा। तो वहाँ पे रटौल में बाकायदा एक नर्सरी कायम हो गई, है ना। और उस नर्सरी से इतने आम के कलम, उस रटौल के आम के कलम वो हुए, बनाए गए, इलाके में फैल गए। हमारे यहाँ भी शाहजहाँपुर में वहीं से ये आम के कलम आए थे, हमने लगाए। हमारे बाग, मेरे दादा का एक बाग है जो यहाँ पे है, 1920 में लगाया गया था। आज भी उस बाग, वो फल 1920 से अब कितना हो गया है, 106 साल हो गए, 106 साल का वो बाग आज भी फ्रूटिंग दे रहा है, और हर साल उसमें आम आते हैं, ये मौजूद है। तो रटौल का मैं किस्सा बयान कर रहा था कि वहाँ ये नर्सरी वो हो गई, नर्सरी बनी। तो वहाँ से एक साहब थे जो माइग्रेट किया उन्होंने 50s में, अर्ली 50s में, वो पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान में भी कहाँ, बहावलपुर, जो वहाँ के पंजाब में एक शहर है। तो वहाँ पे वो गए तो अपने साथ रटौल के कुछ कलम ले गए, ग्राफ्टेड प्लांट्स ले गए, और वहाँ उन्होंने लगा दिया। अच्छा, उन्होंने जब उसमें फल आए उन पेड़ों पर, तो उन्होंने इस आम को रटौल ना कह के अपने एक बुजुर्ग के नाम पे, जो जिनका नाम था अनवारुल हक, तो उसको अनवार रटौल कहा। तो पंजाबी अनवार को अनवर कर गए, तो तब से वो अनवर रटौल हो गया। लेकिन देखिए बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मैं लंदन जाता हूँ, मुझे अनवर रटौल तो मिलता है, अपने यहाँ का रटौल नहीं मिलता, है ना। वहाँ का चौसा तो मिलता है, पाकिस्तानी चौसा, हमारा चौसा नहीं मिलता, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक्सपोर्ट में, यानी इस मामले में कहना हो गया कि हम दूसरे मुल्कों से, पड़ोसी मुल्कों से भी पीछे हैं। चौसा का भी जिक्र आप कर रहे थे कि चौसे का एक
लतीफ़ा नहीं, ये तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि बैटल ऑफ चौसा है जो 1539 में हुई थी हुमायूं और शेर शाह सूरी के दरमियान, जिसमें शेर शाह सूरी कॉन्करर हुए थे, फतेह उनको मिली थी और हुमायूं को वहाँ से खदेड़ दिया था लिटरली। तो हुमायूं भाग गए थे जान बचा के वहाँ से। शेर शाह सूरी ने शाम को अपने फतेह का, अपनी जीत का जश्न मनाया और वहाँ पे व्यंजन बनाए गए। तो जो मीठा बना था, डेजर्ट बना था, वो एक आम का वो बनाया गया। आम का एक मीठा था, यानी एक जर्दा आम जिसको कहते हैं कि उसमें चावल थे और आम कुछ था, आम की कशियाँ थी। तो उसको बहुत पसंद आया। उसने कहा भाई क्या है ये क्या है? इनका जी ये आम है, हमारे यहाँ एक दरख्त है उसका वो है। तो इन्होंने कहा ठीक है, तो आज से इसका नाम चौसा आम हुआ। तो ये चौसा आम उस जगह का है जो वहाँ बिहार में यानी एक जगह है बक्सर ज़िला है, ज़िला से वो कोई 10 मील साउथ वेस्ट में पड़ता है। और बक्सर में बाकायदा हमारे एक दोस्त हैं सुपान जोशी, जिनकी एक किताब भी इस पे आई है 2 साल पहले, मैंजीफेरा इंडिका के नाम से अंग्रेज़ी में। सुपान बाकायदा वहाँ गए और उन्होंने लोगों से पूछा कि भाई चौसा आम के बारे में जानते हो? तो वो लोग नहीं जानते थे। वहाँ कोई चौसा का पेड़ भी नहीं था। यहाँ से चला सबसे ज़्यादा चौसा जो है अब वेस्टर्न यूपी में, हमारे ज़िले में, ज़िला मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, मेरठ में, इधर अमरोहा में, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। उधर तो यानी और दूसरे बिहार में भी होता है, लेकिन हमसे ज़्यादा नहीं पैदा हो रहा। चौसा और रटौल जो है बहुत उम्दा आम है। मियाज़ाकी का बहुत जिक्र होता है। मियाज़ाकी देखिए जापान में अभी कुछ साल पहले वहाँ पे पैदा हुआ, बड़े कंडीशंस यानी कंट्रोल्ड कंडीशन में पैदा हुआ। अब यहाँ जिसको देखिए वो जो बैंगनी रंग का आम हो जाता है उसको मियाज़ाकी कह रहे हैं। अब वहाँ तो जो बोली लगी थी पहली मर्तबा वहाँ पे, वो हमारे यहाँ के लिहाज से 2.5-3 लाख रुपए किलो उसको कहते हैं। तो अब हमारे लोग जो नर्सरी वाले हैं वो कहते हैं कि साहब ये 2.5 लाख रुपए किलो का आम है और मियाज़ाकी है और ये है। लेकिन भाई यहाँ तो आपको 100 रुपये किलो अगर बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। सही बात वो आम तो अब यह है कि मार्केटिंग हो रही है उसके दरख्तों की। और मियाज़ाकी जो हुआ था वहाँ बड़ा कंट्रोल्ड कंडीशन में हुआ था। यहाँ पे वो कंडीशंस नहीं है। यहाँ इतनी ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है, ऐसी बरसात में हम बैठे हैं लेकिन गर्मी बड़ी सख्त पड़ती है। तो मियाज़ाकी के का यानी हाइप ज़्यादा हो गया, उससे ज़्यादा उम्दा आम यहाँ पे और दूसरे मौजूद हैं। टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है आजकल। हाँ, आ गया है। पूसा इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे नई किस्में लगाई हैं। आम्रपाली बनाया, अरुणिका वगैरह बनाया और बहुत सारे नीलम वगैरह एक आम था, उसके क्रॉस से कुछ आम बनाए। तो मेरे ख्याल से कोई 20 वैरायटीज़ हैं। आपके हाथ में ये जो मैगज़ीन है, पिछले साल हमने एक स्टोरी की थी इसके ऊपर, आम के ज़माने में, उनका जिक्र है बहुत सारी। इसका मैं चीफ एडिटर भी होता हूँ। इंडियन नर्सरीवन एसोसिएशन की ये मंथली मैगज़ीन है। इस बार भी हमने मैंगो को कवर स्टोरी की है, लेकिन इत्तेफाक से वो दिल्ली से छपता है, डाक से आने में देर लगती, तो अभी जुलाई का इशू मेरे पास नहीं आया। ये पिछले साल जुलाई का इशू है। तो रटौल का किस्सा ये था जनाब, और अनवर रटौल और रटौल के खिलाफ जो हो रहा। लेकिन हाँ, उनकी पॉलिसी ज़्यादा है, उनका एक्सपोर्ट भी होता है। मसलन यूके में अनवर रटौल आसानी से मिल जाता है। मैं लंदन की बात कर रहा हूँ, दूसरे टाउन्स की बात नहीं जानता वहाँ पे, क्योंकि देखिए हमारा जो डायस्पोरा है, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लोग वहाँ पे बहुत हैं। तो वो रटौल को अनवर रटौली के नाम से ख़रीद रहे हैं। और इसी तरह चौसा वहाँ का आता है। वहाँ के चौसे में थोड़ी तुरशी होती है, जैसे हमारे आपने गुलाब जामुन आम खाया? अभी आपने खिलाया। जी जी। तो जैसे यहाँ गुलाब जामुन में तुरशी हल्की सी है, वहाँ चौसे में अगर वो तुरशी डाल दें तो हमारा चौसा तो 100% मीठा होता है और खुशबूदार होता है। वहाँ के चौसे में हल्की सी वो होती है जो कुछ लोगों को ज़्यादा वहाँ पसंद आती है। यूके में ज़रा वो उस तरह का आम पसंद करते हैं। लेकिन पहले हमारा चौसा भी जाता था। मैं पिछले 8-10 साल की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं नज़र आया। कौन सा आम ऐसा है भारत का जो उन विदेशियों को खिलाना चाहिए कि खाइए आप, ये देखिए? देखिए मैं तो हमारे यहाँ का रटौल जो है पाकिस्तानी रटौल से कम नहीं है। हमारे यहाँ के दशहरी जो है, यानी पाकिस्तान में भी दशहरी होता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन हमारे मलियाबाद की दशहरी, और मलियाबाद की तरह हमारे इलाके में भी, मेरठ के इलाके में या सहारनपुर के इलाके में भी दशहरी पैदा हो रही है। और चौसे का में जैसा मैंने आपको जिक्र किया, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आम हैं जो अब कम होते जा रहे हैं, जैसे समर बहिश्त रामपुर है,
छोटा सा आम होता है, गोल सा आम होता है, लेकिन जब उस पर केले की तरह चित्तियाँ पड़ जाएं, अगर आप उसको खाएं, इतना रज्जा आम होता है, तो आप भूल जाएंगे, आप कहेंगे कि भाई यही है। समर बहिश्ते रामपुर, समर कहते हैं फल को, बहिश्त कहते हैं जन्नत को, रामपुर यानी ये रामपुर से, जो उत्तर प्रदेश की एक ज़िला है, वहाँ से ये आम आता है। वहाँ के नवाब ने अपने बाग में लगवाया था, और उसकी कहते हैं कि साहब वो सिंचाई में दूध भी इस्तेमाल करते थे, और ये भी। अब इस तरह के किस्से हैं, लेकिन जो कुछ भी है, लेकिन ये कि वो आम बड़ा रसीला, बहुत खुश जायका और बड़ा उम्दा आम होता है। ऐसे चौसे के साथ एक छोटा सा आम चलता था, तैमूरिया एक उसका नाम है। विलियम एक आम है। देखिए आमों के नाम देखिए, आप पीछे मुझसे पूछ रहे थे, विलियम हमारे यहाँ अभी भी होता है, और वो कम मीठा आम होता है, यही हमारे शाहजहाँपुर में होता है। विलियम, हाँ, विलियम के नाम से होता है। और लोग क्योंकि उसको, यानी वो इतना मीठा नहीं होता जैसे चौसा होता है, दरमियाना किस्म का मिठास होती है, लेकिन बहुत उम्दा, और जिसको हमारे यहाँ के किसान कहते हैं कि ये डायबिटीज़ वालों के लिए है ये वाला आम, तो खुश जायका होता है। नाम कैसे पढ़ते हैं कुछ इसके बारे में? हाँ, ये देखिए, इनका नामकरण कुछ ऐसे होता है, जैसे चौसा दशहरी, दशहरी भी एक गाँव है आपके मलियाबाद के पास, लखनऊ के पास, तो वहाँ तकरीबन 200-250 साल पहले वो पेड़ वहाँ पे था, और अब पता नहीं, अब तो शायद नहीं है वो, लेकिन दशहरी वहाँ से निकला, तो उस गांव से चला था, तो उस पे चल गया। शेरशाह सूरी ने चौसा गांव का जो आम था, देसी आम था, उसको चौसा नाम दे दिया। बनारस से कोई किसान जो लंगड़ा होता था, उसने अपने आम को लंगड़ा कह दिया। मालदा बंगाल में एक जिले का नाम है, तो मालदा एक आम हो गया जो बिहार में बहुत होता है, बल्कि डीगा मालदा तो बड़ा रेयर होता गया, क्योंकि अब उसके प्लांट्स भी जो हैं, हो सकता है गवर्नर हाउस में एक दो खड़े हों, बाकी वहाँ पे कॉलोनाइजेशन हो गया पटना के आसपास, तो बहुत कम तादाद में डीगा मालदा के दरख्त रह गए। उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे एक दोस्त हैं वहाँ पे, रिटायर्ड IAS हैं, अमिताभ पाल साहिबा, और हालांकि वो पंजाबी हैं, लेकिन पटना में रहती हैं और बहुत साल वहाँ सर्विस भी की है उन्होंने, IAS हैं, पुरानी रिटायर्ड। तो उनके बकौल तो साहब डीगा मालदा से अच्छा तो नहीं हो सकता चौसा। अब ये तो है ना कि ये हमारे अपनी जो टेस्ट बर्ड्स हैं, आपको कोई आम पसंद आएगा, ये फर्ज कीजिए चौसा पसंद आ रहा, आप कहेंगे नहीं साहब दशहरी बहुत होता, बड़ा सोफिस्टिकेटेड आम होता। अब मैं यहाँ पे किसी देसी प्लांट से कोई आम आपको पसंद आ जाए और मैं उसका नाम रख दूँ मनीष पसंद, तो वो उस नाम से चल निकलेगा। तो या तो जगहों के नाम से आम पॉपुलर हुए, या तो इंडिविजुअल लोगों के नाम पे। अब जैसे अल्फांसो की बात है, ये अल्फांसो दो अल्बुकर्की के नाम से मशहूर हुआ, तो कुछ लोगों के नाम से, कुछ जगहों के नाम से आम पॉपुलर होते हैं। हम लोग पूरी बातचीत में सिनेमा को भूल रहे थे, तो कोई गाना याद आ रहा है जो आम पर फोकस्ड हो? क्या था? अमवा की डार पर कोयलिया पर बोले रे कोयलिया, बोले रे कोयलिया। ये 1950 की कोई फिल्म थी। हाँ, 1950 की दहेज फिल्म थी। हिंदुस्तान की म्यूजिक में भी, बल्कि हमारा म्यूजिक बड़ा रिच है, और दूसरी ज़बानों में भी टैगोर की नज़्में हैं आम के ऊपर। आप देखिए कि मिर्ज़ा गालिब को आप आम के शौकीन थे। उर्दू में मिर्ज़ा गालिब ने जितने किस्से उनके मशहूर हैं, और किसी शायर के अदीब के मशहूर नहीं है। मिर्ज़ा गालिब ने 33 शेरों की एक मसनवी लिखी थी। मसनवी एक शायरी की एक फॉर्म है जिसमें एक किस्सा होता है, किस्सा एक ही होता है, और उसका एक ही बहर में एक ही मीटर होता है, लेकिन हर शेर अलग अलग होता है। उसी 33 शेर वाली मसनवी, उसका नाम था मसनवी दर सिफत अम्बा इन प्रेज ऑफ मैंगो, है ना। तो उसमें वो कहता है कि मुझसे पूछो तुम्हें खबर क्या है, मुझसे पूछो तुम्हें खबर क्या है, आम के आगे नेशकर क्या है। क्या बात। नेशकर कहते हैं गन्ने को या पौंडे को, शुगर केन। तो वो कहता है कि आम के आगे गन्ने का क्या मतलब है, हमसे पूछो कि आम कितना अहम है। या और उसने एक जगह, और उसी मसनवी का एक और शेर है कि और दौड़ाइए कयास कहाँ हनुमान, और दौड़ाइए कयास कहाँ, जाने शीरी में ये मिठास कहाँ। अब शीरी माने मिठास, और जाने शीरी यानी एसेंस ऑफ स्वीटनेस, कि जो सबसे ज्यादा कोई चीज स्वीट हो सकती है, उसमें भी वो मिठास नहीं है जो आम के अंदर है। और इसको हम जाने शीरी को हम समझिए कि
एक मेटाफर के तौर पे भी वो कह सकते हैं कि वो अपने महबूब के लिए भी कह रहा है कि मेरे महबूब में भी वो मिठास नहीं है जो आम में है। तो ये इंटरप्रिटेशन की बात है, मेरा इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि वो मैं हो सकता है ये एक मेटाफर हो। गालिब के बहुत सारे शेर हैं जो वैसे समझ में आते हैं, उसके ऊपर से माने, लेकिन उसकी इतनी तैदारियाँ हैं कि पिछले 200 साल से हम गालिब को ही मतलब उसके नए नए मायने दरियाफ्त कर रहे हैं। ऐसे ही अकबर इलाहाबादी हमारे दौर के बड़े मज़ाहिया शायर हुए हैं। उन्होंने आम नाम अपने एक दोस्त को ख़त लिखा। उन्होंने लिखा कि नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, यार का यानी महबूब का कोई पैगाम यानी कोई मैसेज मत भेजिए, नामा ख़त को कहते हैं। नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए, है ना। अब आगे के वो कहते हैं कि ऐसे हों कि रख के खा सकूं उन्हें, कुछ ऐसा मिसरा है। और अगला मिसरा उसका कि पुख्ता अगर 20 तो 10 खाम भेजिए, यानी कच्चे भेजिए। बात कर रहे हैं हाँ, वो आम की बात कर रहे हैं। वो एक 5-6 शेर हैं आमनामा के नाम से, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। ऐसी सागर खयामी हमारे दौर के बड़े मज़ाहिया शायर हैं। उन्होंने आम के दौर में यानी आम की उस पर भी शायरी की है। पूरा एक उनका आम का सेहरा एक नज़्म है, उसमें आपके सागर खयामी ने उसी नज़्म में लिखा है कि वो लोग जो आम का मज़ा पाए हुए हैं, बौर आने से पहले बौराए हुए हैं। तो या उन्होंने लंगड़े के बारे में एक और उनका शेर है कि आम तेरी ये खुशनसीबी है, वरना लंगड़ों पे कौन मरता है। तो इस तरह एक हिना रिजवी साहिबा हैं, लखनऊ की एक खातून है, उन्होंने बड़ी प्यारी, आजकल इंटरनेट पे आपको उनकी नज़्म मिल जाएगी। तो ऐसी गुलजार ने भी आम के ऊपर लिखा है, आम के बहुत शायरों ने लिखा है। साउथ में भी आम के ऊपर लिखा गया है, बहुत सारा लिटरेचर में। हमारे म्यूज़िक में आम बहुत है, आम के ऊपर बहुत सारे फोक आपको सॉन्ग्स और भी मिल जाएंगे। ये फिल्म की बात, बिहार को हम देखें, बिहार में देखें तो पूरा भोजपुरी गाँव भोजपुरी में बहुत मिल जाते हैं। लोकगीत बहुत सारे हैं, लोकगीत बहुत हैं आम के ऊपर, लोक गाथाओं में हमें आम बिल्कुल आम मिलता है। तो इसीलिए जो हमारे दर्शक हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि आम क्यों खास है, उसी पूरी बातचीत में हमें पता चलता है आम इसलिए खास है, नहीं तो फल तो और भी बहुत सारे हैं। हाँ, देखिए फल तो बहुत सारे हैं और बड़ी वैरायटीज़ हैं दुनिया में, और बहुत अच्छे फल भी हैं। हम लोग खाते हैं, विदेश जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मैंने थाईलैंड के कुछ आम खाए, बड़े प्यारे और बड़ा उम्दा लगा। यानी जैसे हमारी दशहरी मलियाबाद की जो सबसे लंबी दशहरी हो सकती थी, उससे भी लंबे आम मैंने थाईलैंड के जो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में अब ग्रो हो रहे हैं, वो आम खाए, बड़े उम्दा, बड़े रसदार। गुठली तो बिल्कुल ऐसे बहुत पतली सी निकलती है, उसमें गुदा ही गुदा होता है। तो दुनिया भर में ऐसा नहीं है कि आम नहीं खाते, वहाँ डार्विन में आम होता है। एक पॉलिटिकल किस्सा अभी चल रहा है पिछले 10 वर्षों से कि आम काट के खाते हैं या चूस के। देखिए ये तो इंडिविजुअल पसंद पे है। कुछ आम ऐसे होते हैं जो रसदार होते हैं, उनको चूस के खाने में मज़ा आता है। कुछ आम जैसे दशहरी है, वो बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं। चौसा है, उसको भी आप काट के खा सकते हैं, चूस के भी खा सकते हैं। हमारे यहाँ तो दशहरी को भी चूस के खा लेते हैं लोग, लेकिन ये कि वो आप काट के खाएंगे तो स्लाइस करके खाइए तो वो अच्छा लगता है। अब ये एक सियासी मजाक के तौर पर लिया जाता है ये सवाल, और इसका जवाब काफ़ी हो गया। तो आज आप हमारे बीच में, आपको होना था, चूँकि निजी कारणों से आप यहाँ हमारे बीच में नहीं हैं। आम पर हम लोग महोत्सव करते हैं, 3रा वर्ष है ये। तो जो हमारे सामने बैठे हुए दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या आप अपनी बात रखना चाहते हैं? देखिए, मुझे सबसे पहले तो इस बात का बड़ा अफसोस रहेगा कि मैं इस महोत्सव का हिस्सा नहीं बन सका, क्योंकि उन्हीं तारीख़ों में मेरे एंगेजमेंट्स कुछ दिल्ली में और यहाँ हैं, कुछ लोग मेरे यहाँ आने वाले हैं। दिल्ली में एक सेमिनार है, उसमें मेरी एक टॉक है, तो उस सिलसिले में मेरा पहले से कमिटमेंट था। लेकिन ITM के बारे में मुझे मेरे दोस्त कुर्बान अली ने बताया कि हिंदुस्तानी कल्चर का अगर आपको खुशबू, उसका रंग और उसका खूबसूरती अगर देखनी हो तो आप ग्वालियर जाइए, ITM में देखिए कि वहाँ हर त्यौहार, रस्म व रिवाज, रीति रिवाज, म्यूज़िक, लिटरेचर, कल्चर को कैसे वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है।
तो मेरा आपसे वादा है कि मैं अगले साल आम के मौके पर भी आपके साथ होऊंगा, और मौका लगा तो इस विंटर में, यानी जो 27 की वह सर्दियां हैं, इंशाल्लाह मैं किसी मौके पर हाजिर होऊंगा। आम के ताल्लुक से जो आपके देखने वाले हैं, जो दर्शक हैं, उनसे मैं इतना ही कहूँगा कि आम जो है हमारा तहजीबी मेटाफर है, इंडिया का एक ऐसा जो सांस्कृतिक विरासत है जिसको हमें हर हाल में प्रिजर्व करना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। लेकिन आम के ऊपर जो ये ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं पेस्टिसाइड्स के, हमें उनके कुछ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे, और उसकी तलाश ऑलरेडी हो गई है। हमें ऑर्गेनिक्स पे आना पड़ेगा, हमें बैक टू द रूट्स, जैसे हमारे बुज़ुर्ग आम की देखभाल करते थे, वैसे अपनी ज़मीन को, अपने पौधों को, अपने फलों को, और ख़ास तौर से अपने आम को इस तरह बचाना है जैसा मेरे बचपन में मैं आम खाता था। मैं आखिर में एक किस्सा सुनाते हुए अपनी बात ख़त्म करूँगा। मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गया, ग्रेजुएशन के लिए। ये बात जुलाई 1969 की थी, और दिन वो था जिस दिन आर्मस्ट्रॉन्ग चाँद पे कदम रख रहे थे। तो मैं अलीगढ़ में दाखिल हुआ था। वहाँ एक चमड़े की अटैची में मैं अपने कुछ कपड़े और एक 20-25 आम थे रटौल के, वो उसके नीचे तह लगा के ले गया था। तो वो आम तो खैर चलिए वहाँ हॉस्टल में भेजा के हमने, कुछ हमारे जो पार्टनर्स थे उन लोगों ने खा लिए, मैंने भी खाए। लेकिन वो अटैची, उस अटैची में मेरे कपड़े रहते थे और अलमारी में रहते थे। आप यकीन करें, मैं कसम खा के ये बयान दे रहा हूँ कि 8 साल तक वो अटैची मेरे पास थी, और जब भी मैं वो चमड़े की अटैची खोलता था कपड़े निकालने के लिए, भक से रटौल की खुशबू आती थी, मीठी मीठी भीनी भीनी। तो वो खुशबू अब रटौल में नहीं है, वो खुशबू अब किसी आम में हमें महसूस नहीं होती है। रटौल की खुशबू है, जौंसी की खुशबू है, गुलाब जामुन की खुशबू, लेकिन ऐसी खुशबू कि मेरे घर में लोग आते थे और मैं उनसे, वो कहते थे अरे भाई वो अच्छा रटौल की पाल रखी है, मैं कहता था नहीं नहीं मेरे यहाँ नहीं है। तो अंदर उस कमरे में घुस जाते थे जहाँ से वो खुशबू आ रही होती थी। तो ऐसा वो था। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही दिन लौट आएँ, एक बार फिर रिवाइंड हो जाए हमारा पास हमारे फ्यूचर में, और आम की वही खुशबू, वही जायके प्रिजर्व हों, और इसकी जिम्मेदारी आने वाली नस्लों पर है, आप सब पर है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा आपको भी शुक्रिया, आपके देखने वालों को, ITM के चांसलर साहब रमाशंकर साहब को, उनको और उनकी पूरी टीम को, उनके पूरे स्टाफ को मेरा सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी ग्वालियर में ITM में।